नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं राज की कहानियां। राज की कहानियां में जो पिछला भाग आपने विनोद की कहानी जिसका शीर्षक शीर्षक था वो कौन थी हसीन लड़की जो रात को खेतों में मिलती थी, उसका ये दूसरा और अंतिम भाग है। तो चलें आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा आप नाम तो जानते ही होंगे। मैं विनोद, झारखंड का रहने वाला। अब मेरी उम्र लगभग 22 साल की थी और तब ये सब मेरे साथ में चल रहा था। मुझे उस अनजानी लड़की से प्रेम हो चुका था जो अब आड़े वक्त पर मेरी मदद किया था और मुझसे प्रेम भी करती थी। हम रात को अब अपने खेत में जो झोपड़ी थी, अब वहां पर हमारा ट्यूबवेल लग चुका था। पक्का एक तरह से घर बन चुका था। अब मेरा ज़्यादा समय अब उसी जगह पर व्यतीत होता था और हमारा घर जो गरीबी से जूझ रहा था, अब गरीबी से बाहर निकल गया था। अब इतना मेरे पास में अब सोना चांदी आ चुका था जिसको मेरे पिता धीरे धीरे अब बेच करके और अपने काम को कर रहे थे। अब जो गांव का घर भी था हमारा अच्छा बन चुका था और हमारा अब एक तरह से अब सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जो हमारे पड़ोसी थे ना, जो हमें हमेशा देखते आए गरीबी में जूझते हुए, अब उनको ये बात हजम नहीं हुई। ना उनको अच्छा लगा कि आखिर विनोद का परिवार इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। क्या इनके पास में कोई जादुई जिन का चिराग तो नहीं लग गया है। अब एक तरह से हमारे खोजबीन में लगे हुए थे। लेकिन मैं अपने पापा, अपनी माँ से और खुद भी अपने आप से मैं इन बातों को छिपा कर रखा था कि किसी पड़ोसी को जरा भी शक शुबा नहीं होना चाहिए। और वही हमारा परिवार कर रहा था। जरूर हमारे पड़ोसी आके पूछते थे कि ये सब कहाँ से आया, कहाँ से आया। लेकिन कोई ना कोई बहाना हम टालते। भाई, हम मेहनत करते हैं, खेत में सब्जी उगाते हैं, हम बेचते हैं, अच्छे दामों पर बिक्री होती है और हमारा दिन लौटना था, लौट गया। और देखो, उन्हीं पैसों से हम और भी काम करते हैं। लेकिन हमारे जो पड़ोसी थे ना, संतुष्ट नहीं थे। वो हमारी जरूर खोज खबर लेना चाहते थे कि आखिर इनकी तरक्की का राज क्या है। लेकिन मैं तो बहुत सतर्क रहता था। अब मैं अपने परिवार को भी सतर्क रखता था कि ये बात अनजाने में मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि हमारे खेत में अब वो सोना चांदी मिला है, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अब मेरे पिता, मेरी माँ सब जानते थे और जैसा मैं कहता था अब हमारे बात को मानते थे। खैर, हम उस लड़की से बहुत ही मोहब्बत करते थे। मैं दिन में भी उसको तलाशने की कोशिश करता था कि वो लड़की है कहाँ पर, अनजानी लड़की। मैं दिन में कभी उसको देख ही नहीं पाता था। मैं आपको पहले बता दूं कि मुझे जब बीमार पड़ा था ना बचपन में, जब 15 साल का उम्र लगभग या ऐसी था कुछ, तब मुझे भूत प्रेत दिखाई देना शुरू हो गए थे। कुछ ऐसे चेहरे हवा में दिखाई देते थे और जो कुछ ही देर के बाद वो गायब हो जाते थे। कुछ भयानक भी होते थे और कुछ अच्छे खासे सुंदर चेहरा भी होते थे। कोई लड़कियां भी होती थी, कोई लड़के भी होते थे। लेकिन ये कुछ देर के लिए होता था। मुझ में कुछ परिवर्तन आ चुका था बीमारी के बाद में और तभी से ये सिलसिला मेरे साथ में चल रहा था। लेकिन उस लड़की से जब मैं मिला ना, तब से ये सब मेरे साथ में ख़त्म हो चुका था। बस वही लड़की मुझे दिखा करती थी, मेरे पास में आती थी और रात को हम लोग उसी खेत के घर में अब एक तरह से हम रहते थे, प्रेम करते थे और अपने दुख, अपना सुख एक दूसरे को बताते थे। उस लड़की के लिए हम रोज़ अपने घर से अब तरह तरह का पकवान बना करके लाते थे। दोनों साथ मिलकर के भोजन करते थे और हम तो ऐसे ही हमारी गाड़ी चल रही थी। लेकिन पड़ोसी अभी भी मुझे, हमारे परिवार को भूले नहीं थे। वो जानना चाहते थे कि इनकी तरक्की का राज क्या है, लेकिन हम कोई मौका नहीं देते थे। आखिरकार ये सब करते करते
अब मेरी उम्र लगभग 24 साल की हो गई थी। अब मेरे जो माँ बाप थे ना, अब मेरी शादी का टेंशन कर रहे थे। मुझसे कह रहे थे कि विनोद, अब तुम्हारी शादी कर देते हैं, तुम्हारी दुल्हन ला देते थे। लेकिन मैं उस लड़की से प्यार करता था। अब मैं अपने परिवार को मना करता था कि नहीं माँ, नहीं पिताजी, अभी मुझे शादी नहीं करना है, अभी कुछ दिन और टालिए। जब मैं खुद कहूँगा तब आप लोग कोई एक्शन लेना, अभी नहीं। इसके बाद हमारे पिताजी और माँ मुझे समझाने की कोशिश करते कि देखो बेटा, अब इस घर में बहू की ज़रूरत है और हम तो शादी करेंगे। लेकिन मैं जैसे तैसे उनको समझा करके राजी कर लेता कि थोड़ा सा मुझे मोहलत दो, साल, अब एक साल और रहने दो, अब फिर हम सोचेंगे। अब फिर मैं जब लड़की रात में आती, मैं अपना दुख दर्द उसको बताता कि अपने परिवार से मुझे मिलाओ ना, मेरे माता पिता चाहते हैं कि शादी करना। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब लड़की मुझे बड़ी बड़ी आंखें दिखाती और कहती कि देखो, मैं तुमसे कहती हूँ ना कि अभी वक्त नहीं आया, जब वक्त आएगा मैं तुम्हें खुद अपने परिवार के पास लेके चलूँगी और उनसे बात कराऊंगी। लेकिन अभी वक्त तो आने दो, अपने परिवार को समझाओ, इतनी जल्दीबाजी ना करें। और वही मैं अपने परिवार को समझाता था और हमारा प्रेम व्यवहार चल रहा था, हमारा काम चल रहा था बहुत अच्छे से। हम तरक्की पर तरक्की किए जा रहे थे। खेत जो हमारा छोटा सा था, अब हम अगल बगल का खेतों को खरीद लिए थे। अब पड़ोसी तो और हमारे अब जल गए थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर इतना पैसा इनके पास कहाँ से आ रहा है, क्या ये लोग काम करते हैं। लेकिन हमारा मेन जो काम था सब्जी का ही था, फल का, सब्जी का, फूल का, जो हमारे खेतों में अब सीजन सीजन पर निकलता था और उसी के हम काम भी करते थे। अब तो हमारे पास खेत भी ज़्यादा हो चुका था। अब जो भी सब्जी लगाते थोक भाव में, अब तो हमें गाड़ी लगानी पड़ती थी मंडी माल भेजने के लिए। जो उनसा सीजन होता, फूल का होता, फल का होता, सब्जी का होता, काम हमारा बढ़ने लगा था। लेकिन हमारा जो प्रेम था ना, लगातार चल रहा था। आखिरकार 2 साल कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। आखिरकार एक रिश्ता हमारे घर पर आया हुआ था और वो रिश्ता हमारे पिताजी के अब एक तरह से बहुत नज़दीकी मित्र का था और वो अपनी बिटिया की शादी हमसे करना चाहते थे और वो जोर दे रहे थे। वो जान गए थे कि ये घर खुशहाल हो गया है, यहाँ हमारी बेटी बहुत ही सुरक्षित रहेगी, अब इसको किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं होगा। और वो जीत किए हुए थे। लेकिन पिताजी कह रहे थे कि हाँ शादी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हमें वक्त दीजिए, जब हमारा लड़का बोलेगा तब हम करेंगे। और उसी वक्त में मैं मंडी से आया हुआ था, घर में पहुंच गया और वो जो पिताजी के मित्र थे मुझे भी जानते थे, मैं भी उनको जानता था। अब वो मुझे अकेले में बात करने लगे, देखो बेटा, अब तुम शादी कर लो मेरी बिटिया से। अब एक तरह से मुझे बहलाने फुसलाने लगे थे। अब मैं उनको यही कहता था कि अंकल जी शादी हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी उचित समय नहीं आया, जब उचित समय आएगा तो हम खुद आपको बताएंगे, अभी हम शादी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब वो मेरे माता पिता के पास जा कर के फिर बात करने लगे और मेरे माता पिता उनकी बातों में आ गए थे। मुझे बुला के कहने लगे, विनोद 24 साल का हो गया है, कब करेगा शादी, नहीं करना पड़ेगा। अब वो मेरी बात को सुन ही नहीं रहे थे। मैं बहुत परेशान था, बहुत टेंशन में था कि अब क्या होगा, क्या होगा। अगर वो लड़की अगर मेरी बात को नहीं मानी तो हमारी शादी तो हो ही जाएगी। अब मैं अब उसको छोड़ के किसी लड़की से शादी करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था और ना मैं करना चाहता था। मुझे उसी लड़की से प्यार था और उसी लड़की से मैं शादी करना चाहता था। और उस रात को जब वो लड़की आई तो मैं उदास था, खाना अपना घर से लेके आया था और वो आते ही मुस्कुरा के जैसे हर रात को किया करती थी, क्या आज खाना आया है, जल्दी मुझे दो, मुझे भूख लग रही है। मैं वो टिफ़िन जो पैक करके लाया था और उसके आगे कर दिया और वो टिफ़िन खोल करके एक निवाला मुंह में लिया और मुझे मेरी तरफ देख कहने लगी, विनोद क्या बात है, तुम्हारा चेहरा आज उदास दिख रहा है,
तुम खाना भी नहीं खा रहे हो, क्या बात है, मुझे तो बताओ। मैं उसको टालता रहा कि छोड़ो ना, जब तुम उस बात को मानती नहीं हो तो क्या फ़ायदा है। तुम अपने परिवार से मिलाती नहीं हो तो मैं क्या बोलूँ अब। मेरे पास में कोई अब बात करने का अब तरीका भी नहीं बचा है। वो लड़की अब मेरी तरफ घूर रही थी, कह रही कि तुम पूरी बात तो बताओ, तब मैं समझ पाऊंगी कि आखिर माजरा क्या है। तब मैंने कहा कि देखो, मेरे रिश्ते की बात अब एक तरह से तय हो चुकी है। अगर तुमने अपने माता पिता से अब इस रिश्ते को राजी नहीं किया तो हमारा शादी तो कहीं और हो जाएगा। मेरा शादी कहीं और मेरे माता पिता ने सही कर दिया है, अब मुझ पर दबाव बना रहे हैं, तो मैं क्या करूं। मैं तो शादी तुमसे करना चाहता हूं। लड़की का निवाला जो एक निवाला खाई थी और उसके बाद वो टिफिन छोड़ दी, सोच में डूब गई। अब कहने लगी कि विनोद, मैं तो चाहती हूं कि शादी को कुछ दिन टालो, कुछ महीने टालो, कुछ साल टालो, अभी अभी वक्त नहीं आया। लेकिन मैं कहने लगे देखो, मैं अब टाल नहीं पाऊंगा। जितना टालना था मैं अब टाल चुका हूं, अब मेरे बस का नहीं है। मैं अपने माता पिता को बहुत अब समझा चुका हूं, लेकिन अब वो मेरी बात को समझ नहीं रहे। अब तुम ही कोई रास्ता निकालो, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। तुम अपने माता पिता से बात करो कि हम शादी करेंगे। वो लड़की जो थी सोच में पड़ गई और सोचती रही। मैं उसको चेहरा को देख रहा था, सोचते हुए बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही मासूम लग रही थी। अब फिर वो एक झटके से उठ करके खड़ी हो गई और कहने लगी कि विनोद, मैं तो अभी भी कहती हूं कि शादी का ख्याल अपना टाल दो, अभी वक्त नहीं हुआ है। लेकिन अगर तुम जिद करोगे ना तो मेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा और मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूं। तुम मुझसे बिछड़ जाओगे, फिर हम तुम कभी मिल नहीं पाएंगे। तुम ये जिद को टाल दो, अपने परिवार से बोल दो कि अभी कुछ साल तक ऐसे ही रहने दो और इसके बाद हम सोचेंगे। मैं अब उसकी तरफ देख रहा था और कहने लगा भाई, अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं अब अपने परिवार को समझा नहीं सकता है। अगर तुम्हें समझाना है तो चलो मेरे घर पर समझा दो। अब बोल दो कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और जो भी सच्चाई है अपने बारे में मेरे माता पिता से बताओ, बात करो, तब वो यकीन करेंगे और तब वो हो सकता है कि मान भी जाए। 1-2 साल का मोहलत भी दे दें। लेकिन जब तक तुम मेरे साथ में नहीं चलोगी, मेरे माता पिता को नहीं समझाओगी, तब तक वो मानेंगे नहीं। लड़की फिर सोच में पड़ गई और फिर कहने लगी कि देखो विनोद, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ, लेकिन तुमने मुझे संकट में डाल दिया है इस वक्त में। उठो, मैं तुम्हें अपने परिवार के पास लेके चलती हूँ और तुम खुद ही बात करना। जब वो उठ के खड़ी हुई ना तो उसका चेहरा बड़ा उदास हुआ पड़ा था, जैसे उसकी आंखों से आंसू निकल रहा हो। मैं पूछने लगा कि तुम इतना अचानक उदास क्यों हो गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। कहने लगी, ऐसे ही बोल रही थी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, चलो मैं अपने परिवार से तुम्हें मिलाती हूँ और तुम ही बात कर लो। अगर परिवार मान जाता है तो फिर मुझे क्या दिक्कत है, चलो उठ के खड़ा हो जाओ। मैं एक तरह से खुश हो गया था कि आधी रात के वक्त अपने घर लेके जा रही है, जरूर अपने परिवार से मिलाएगी और मेरे बारे में बात भी किया होगा और तभी तो लेके चल रही है। मैं भी खुश हो गया था। अब वास्तव में जो मेरे पड़ोसी थे, जो मुझ पर जलते थे, शक के निगाह से देखते थे, और उस रात को वो हमारे अब खेत के पास में, उस मकान के पास में आकर के छिपे हुए थे। वो देखना चाहते थे कि मैं रात में कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ। वो लोग भी छुप करके बैठे हुए थे। और जब हम दोनों उस जगह से निकले ना, तो शायद वो उस लड़की को देख पाए हो या ना देख पाए हो, लेकिन मुझे वो जाता हुआ जरूर देखे थे और तब वो छिप छिप करके मेरे पीछे चलने लगे थे। खैर, मेरे सामने लड़की चल रही थी, अब मैं उसके पीछे पीछे। हम शमशान के इलाके में पहुंच चुके थे। शमशान पार करके वो एक पेड़ के पास में आई और खड़ा हो गई और
मेरे पास में आकर सट के खड़ा हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। और फिर ना जाने उसको क्या सूझी, वो मुझसे गले से लिपट करके रोने लगी। मैं कहने लगा, ये क्या कर रही हो? तुम अपने परिवार से मुझे मिलाने आई थी और तुम मुझे इस पेड़ के पास में लाई हो। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम अपने घर तो ले चलो। लेकिन वो मुझसे ऐसे लिपट गई थी जैसे वो मुझे कभी छोड़ना ना चाहती हो। रोती जा रही थी। आखिरकार मैं उसको शांत कराया कि तुम शांत हो जाओ, बात तो बताओ, बात क्या है? तुम मुझे इस पेड़ के पास में क्यों लेके आई हो? तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है? और तब तक वो जो हमारे पड़ोसी थे वो छिप करके और सब मेरा जो क्रियाकलाप था उस पर नज़र अब लगाए हुए थे। शायद वो उस लड़की को ना देख पा रहे हो, लेकिन मुझे उस पेड़ के पास खड़े हुए देख रहे थे। आखिरकार वो जो लड़की थी ना, अब रोना बंद किया। अब फिर मेरी तरफ मुस्कुरा के देखने लगी और कहने लगी कि देखो विनोद, मैं तुमसे कभी अब बिछड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब तुम्हारे परिवार वाले के ऊपर अब एक जिम्मेवारी आ गई तुम्हारी शादी कराने की, और वो भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तो आखिरकार अब हमारा तुम्हारा साथ अलग होता है। जाओ विनोद, तुम अपना शादी कर लो। मैं तो उसकी बात सुन करके हैरान रह गया था। हाँ, मैं उसको समझाते हुए कहने लगा, अरे भाई, मैं किसी और से शादी नहीं करना, तुमसे शादी करना है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और तब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और कहने लगी कि जरूर, अगर तुम मेरी बात मानते, तुम थोड़ा इंतजार करते जब तक मैं चाहती, और तब शायद हम एक दूसरे के हो सकते थे। लेकिन तूने अपने माँ बाप को कहना माना, जल्दीबाजी की। अब देखो विनोद, तुम अपने रास्ते पर और मैं अपने रास्ते पर। आज के बाद मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। इसके बाद वो जो मोटा पेड़ था, जैसे उस मोटा पेड़ के तने में समा गई हो। एक झटके में ये सब हुआ था। इसके बाद वो मुझे कभी दिखाई नहीं दी उस जगह पर। मैं तो उसको जैसे ही पेड़ के तने में समाते देखा ना, तो मैं तो कांप के रह गया था। हे ईश्वर, ये कौन थी जो पेड़ के अंदर में मेरे आंखों के सामने में समा गई? अब मैं बस देखता ही रह गया था। कौन थी ये? वाकई में वो डरावना पल था मेरे लिए। मैं डरा भी था और उसका जुदाई मुझे अब रुला रही थी। मैं दोनों में अब एक उलझन में पड़ा हुआ था कि क्या ये कोई प्रेतात्मा थी, जिन जिन्नात थी, या फिर कोई और शक्ति थी जो एक साधारण लड़की के रूप में मुझसे मिलती थी, मुझसे भोजन मंगाती थी और खाती भी थी, और आड़े वक्त पर मेरा मदद भी किया। अब बीच में भी एक बार और भी मदद किया था। मैं तो उसका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। लेकिन मैं उससे प्रेम करता था, मैं उसको खोना नहीं चाहता था। मैं रो भी रहा था और डर से कांप भी रहा था। और तब तक जो पड़ोसी घात लगा के बैठे थे और वो मेरे पास में पहुंच गए थे। मुझे रोता देख, डर से कांपता हुआ देख, मेरे सामने आके खड़े हो गए और कहने लगे, विनोद, तू इस जगह पर क्या कर रहा है? यहां पर क्यों खड़ा हुआ? इस पेड़ के सामने क्यों रो रहा है? कांप क्यों रहा है? क्या बात है बेटा? मैं जब उनको देखा ना, तो मैं और डर चुका था। मैं समझ गया कि मेरा भेद खुल चुका है। अब पूरे गांव में अफवाह फैल जाएगी कि विनोद एक आत्मा लड़की से प्यार करता था और उसी ने धन दौलत दे करके अमीर बनाया है। लेकिन जब मुझे थोड़ा संतोष हुआ कि वो लड़की उनको दिखाई नहीं देती, अब मुझे पागल समझ रहे थे। कह रहे थे, विनोद बेटा, इस रात को तुम इस पेड़ के पास में क्या करने आए थे? क्या यहां पर कोई जिन जिनात तुम्हें कोई पैसा देता है? तभी तो इस जगह पर आके तुम रो रहे हो, डर से कांप रहे हो। तो वो रास्ता मुझे भी बताओ बेटा, मैं भी अमीर बनना चाहता हूं। मैं काफी दिनों से तुम्हारा अब पीछा कर रहा था, देख रहा था कि तुम गरीबी से अमीर कैसे बन गए। क्या बात है बेटा? इस पेड़ में जरूर कोई राज है। बताओ बेटा, मुझे भी गरीबी से बाहर निकाल दो। मैं क्या बताऊं, मैं किन संकट में पड़ा हुआ था। मैं अपना प्यार को खो दिया था। अब वो लड़की मुझसे कभी नहीं मिलेगी।
तब मैं उनको डांट के कहने लगा कि चाचा कैसी बात करते हो, भैया कैसी बात करते हो, मैं एक साधारण सा लड़का हूँ। मैं यहाँ पर आया था किसी काम से। यहाँ पर मेरा एक दोस्त मिलने आया था और वो आज नहीं आया। वो बहुत ही गरीब लड़का था, मैं उसकी मदद करना चाहता था लेकिन वो नहीं आया। मैं इसी वजह से कांप रहा हूँ कि उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। मैं उसी वजह से रो रहा हूँ कि वो कोई दुर्घटना का शिकार तो नहीं होगा, क्यों नहीं आया। झूठ मूठ के मैं एक कहानी बना दिया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया था। इसके बाद मैं तो लौट आया था, लेकिन वो अपने परिवार के साथ उनके 2 बेटे और खुद चाचा उसी पेड़ के पास में चक्कर लगाते रह गए थे। मैं अपने कमरे में आके खेद के और मैं बैठ करके रो रहा था, उसी लड़की को याद कर रहा था कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। आखिरकार उसको अब छोड़ना ही था मुझे और वो छोड़ के चली गई थी। हाँ, पड़ोसी की अब हाल बताऊं, उस पेड़ के पास ना जाने कितने रात तक चक्कर लगाते रहे। वो जिन जिन्नात को ढूंढने की कोशिश करने लगे कि कोई जिन का साया इस पेड़ के अंदर में है और जो मुझे धन दौलत देता है। वो बिल्कुल नहीं जानते थे कि मैं कैसे अमीर बना था और मैं उस लड़की से मिलता था, जुलता था। वो मुझ पर निगाह लगाए हुए थे, मुझे जरूर देखते थे, लेकिन लड़की उनको शायद दिखाई नहीं देती थी। अगर दिखाई देती होती तो जरूर मुझसे सवाल जवाब करते, उस लड़की के बारे में पूछते। आखिरकार 2 महीना रोने धोने के बाद अब मेरे परिवार वाले अब मुझ पर दबाव बना ही रहे थे कि बेटा अब तो हाँ बोलते। अब उनको पता नहीं कि मेरे दिल पर क्या गुजरी, क्या क्या मेरे साथ में हुआ। आखिरकार अब मैं उनको अब बोल ही चुका था कि जैसी आपकी मर्जी करो। अब तो मैं समझ चुका था कि वो लड़की अब दोबारा मेरे जीवन में कभी नहीं आएगी। जो सुख मैंने प्राप्त किया, जो धन दौलत प्राप्त किया, अब दोबारा वो हासिल नहीं होगा। अब वो कभी भी मेरी लाइफ में दोबारा से नहीं आएगी। जैसा उसने बोला था और वही मुझे सच लग रहा था। लेकिन मेरे जो पड़ोसी थे ना, उस पेड़ के पास में जा कर के खुदाई भी किए थे ताकि वहाँ पर कोई ऐसा गुफा तो नहीं छिपा हुआ है, वहाँ कोई खजाना तो नहीं दबा हुआ है। लेकिन वहाँ कोई खजाना था ही नहीं। और मुझसे बाद में मिले थे कि तुम बता कैसे अमीर बना था, क्या बात हुई। अब मैं कोई ना कोई ऐसा बहाना बना देता कि चाचा कैसी बात करते हो, मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ा हूँ, सब कुछ मेरी मेहनत से है। आप देखते हो कि रात दिन अपने खेत में रहता हूँ, रखवाली करता हूँ और मैं सब्जी हम उगाते हैं, फल उगाते हैं और फूल उगाते हैं, ऐसी को बेचते हैं, इससे अमीर हम बनेगा अमीर। तुम भी मेहनत करो और तुम भी एक दिन अमीर बन जाओगे। आज तक पड़ोसी हम पर विश्वास नहीं किए, आज भी वो शक करते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई जादू का छड़ी है जिसको घुमाते ही हम अमीर बन गए। मेरी अब शादी हो चुकी है। हाँ, कुछ महीना कुछ टाइम तक जरूर मैं अपनी पत्नी से अलग रहा। मुझे उसके पास जाने में हिचक लगती थी और वही प्रेमिका मेरी नज़रों के सामने आ जाती थी। लेकिन धीरे धीरे अब बदलाव होते होते आखिरकार मेरी पत्नी से प्रेम हो चुका था। अब मैं उस लड़की की छवि अब मैं अपनी पत्नी में देखता था और प्रेम धीरे धीरे इतना बढ़ चुका था कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, विनोद की कहानी का आखिरी भाग। ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये नया चैनल है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।